नमस्कार। चलिए आज भारत सरकार के 2026-27 के विशाल वार्षिक बजट को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे बजट के बड़े नंबर की। फिर देखेंगे कि रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। सरकार के उधार पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस साल की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वित्तीय योजना के आकार को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम कितनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं? ये है वो नंबर 53.47 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। असल में ये इस साल के लिए सरकार की पूरी खर्च की योजना है। तो आखिर ये यूनियन बजट है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये सरकार की आमदनी और खर्च का एक लेखा जोखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, बस ये पूरे देश के पैमाने पर होता है। ठीक है, तो बजट कितना बड़ा है ये तो समझ गए। अब अगला सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? चलिए इसका पता लगाते हैं। सरकार के पास जो हर 1 रुपया आता है, ये चार्ट उसकी पूरी कहानी बताता है। इसमें इनकम टैक्स है, कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स है, और हाँ, जीएसटी भी है, जो हम और आप सामान खरीदने पर चुकाते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं हैरान करने वाली बात है। जब हम कमाई के टॉप सोर्सेस को देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा हिस्सा किसी टैक्स से नहीं बल्कि उधार से आता है। इसको ऐसे समझिए, 2026-27 में सरकार के पास आने वाले हर रुपए में से लगभग 25 पैसे उधार के होंगे। मतलब साफ है, सरकार की योजना अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो हमने देख लिया। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये चार्ट हमें सरकार के हर एक रुपए के खर्च का पूरा ब्यौरा देता है। देखिए, बजट का एक बड़ा हिस्सा तो राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर वापस चला जाता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा सबसे बड़ा खर्च वो सिर्फ पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने का है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा सोचिए, पुराने कर्ज चुकाने की जो लागत है वो हमारे पूरे रक्षा बजट से लगभग दोगुनी है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रही है। और यहीं से हम बजट के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर। एक सीधा सा सवाल है, चाहे एक परिवार हो या पूरा देश, जब खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? जाहिर है उस कमी को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है। इसी अंतर को ऑफिशियल लैंग्वेज में कहते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। और आसान भाषा में कहें तो ये वो रकम है जो सरकार को हर साल अपना बजट पूरा करने के लिए उधार लेनी पड़ती है। तो 2026-27 के लिए सरकार की कुल उधारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था के साइज, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसका 4.3% रहने का अनुमान है। लेकिन ये नंबर एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो एक अच्छी बात नजर आती है। ये घाटा लगातार कम हो रहा है, जो दिखाता है कि सरकार नए उधार को कम करने की कोशिश कर रही है। तो इतना खर्च और उधार, आखिर सरकार प्राथमिकता किन चीजों को दे रही है? ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है? बजट का एक बड़ा फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। अब ये क्या है? ये वो खर्च है जो देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि लंबे समय तक फायदा देने वाली संपत्ति बनाता है, न कि सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे पूरे करता है। और इसके लिए जो रकम रखी गई है वो है 17.14 लाख करोड़ रुपए। ये भविष्य के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नई सड़कें, हाईवे और बंदरगाह बनाना, रेलवे नेटवर्क को बढ़ाना, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना। ये वो निवेश हैं जो आने वाले कई सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। और ये सिर्फ हमारा विश्लेषण नहीं है, बजट दस्तावेज खुद इस बात पर जोर देता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सालों साल इफेक्टिव कैपेक्स का हिस्सा लगातार बढ़ा है, जो खर्च की क्वालिटी में सुधार को दिखाता है। साफ है, ये एक सोचा समझा बदलाव है निवेश केंद्रित खर्च की ओर। तो अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। एक बहुत बड़ा बजट जो काफी हद तक उधार पर निर्भर है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा देश के भविष्य यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च हो रहा है, और साथ ही सरकार लगातार अपने घाटे को भी कम कर रही है।
और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक तरफ कर्ज को संभालना और दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण करना। इस संतुलन को साधते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आगे की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?